नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज के मेहमान कार्यक्रम के लिए विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है टेलीविजन और फिल्मों के जाने माने अभिनेता राजेंद्र गुप्ता जी को। राजेंद्र जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार। धन्यवाद ममता जी, मैं बहुत खुश हूँ आपने मुझे याद किया और आपसे आज इस तरह से रूबरू होकर बात करने का मौका मिला। जी, सबसे पहले राजेंद्र जी, हम आपको आपके बचपन की दुनिया में लिए चलते हैं। हरियाणा की गलियों में याद कीजिए बचपन के वो दिन और साझा कीजिए कुछ यादें हमारे श्रोताओं से। कैसे थे आप पढ़ाई में, कौन सी यादें पढ़ाई हैं? वढ़ाई तो कुछ मुझे याद नहीं आती। प्राइमरी स्कूल तक तो शायद सब लोग ठीक ठाक ही होते हैं, अच्छे मार्क्स आ ही जाते हैं। मुझे जो याद आता है, मेरा शौक जी। नाटकों की तरफ बढ़ा, वो सिर्फ मुझे याद आता है। गली में जैसे बच्चे आपस में, मोहल्ले के बच्चे सारे मिल करके रामलीला के दिनों में कुछ लाठियां ले ली, उन पर कुछ साड़ियां और उसके पर्दे वर्दे बना लिए और कुछ छोटे छोटे नाटक स्किट्स नुमा वो करने लगे। फिर हाई स्कूल में गया तो वहां भी जब एनुअल फंक्शंस में नाटक होते थे उनमें मैं भाग लेने लगा। कॉलेज गया तो मेरे को याद आता है कि मुझे किसी भी पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था, नींद आती रहती थी क्लास में। क्या पढ़ाते हैं वो, फिजिक्स और केमिस्ट्री में कुछ समझ जी। में नहीं आता था। बट वहां पर भी जब नाटक होते थे या यूथ फेस्टिवल के प्रोग्राम होते थे, उनमें बड़ा बढ़ चढ़ कर मैं हिस्सा लेता था। शायद वही सारी चीजें रहीं जिनकी वजह से मुझे एकेडमिक पढ़ाई के बाद सीधा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में चला गया और नाटकों की तरफ रुझान हो गया। जी, तो ये बड़ी दिलचस्प बातें बताई और बड़ी ईमानदारी से बताया कि पढ़ाई में मन नहीं लगता था, तो एक सफ़र आपने चुन लिया और उस सफ़र पर चलते गए, मंजिल आपको मिलती गई। और जाहिर है कि संघर्ष भी बहुत मिले होंगे, संघर्ष की बातें हम करेंगे। फिलहाल ये बताइए कि घर में फिर जब आपने इस दिशा को चुना तो पिताजी का क्या रोल था उस समय? पिताजी का विरोध और माँ का विरोध, घर वालों का रवैया कैसा था? डेफिनेटली, मतलब जब मैंने एनएसडी में मैंने जाने का सोचा, फॉर्म वॉर्म भर दिया और सिलेक्शन आ गई और मैंने उन्हें बताया, तो मेरे घर में बहुत ज्यादा लाउडली उस तरह का विरोध नहीं हुआ ओपनली, लेकिन उनके लिए बड़ा अनबिलीवेबल सा था। ये क्या बात कर रहा है, क्या कर रहा है, ये कहाँ जाना चाहता है। तो विरोध डायरेक्टली उस तरह से ना भी करके एक ये था, ये क्या है। मगर एक उम्र तक क्या होता है, शायद माँ बाप सोचते हैं बच्चा अपने आप जैसे जैसे बड़ा होगा अकल आ जाएगी, सीख जाएगा और कोई बात नहीं, अभी शौक है जरा पूरा कर लेने दो। तो उस तरह से उन्होंने शायद उसको लिया, जी। जो मुझे याद आ रहा है। लेकिन धीरे उसके बाद मैंने वहां से पास आउट करके वही सब काम करता रहा, तो धीरे धीरे उनकी भी उनके आदत पड़ गई। मन में ज्यादा ये गहरा होता जा रहा है, ये तो एक तरह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। फिर भी क्योंकि मेरा माहौल उस तरह का नहीं था, कि बड़ा अथॉरिटेटिव हमारे पेरेंट्स कभी नहीं रहे। जी। मेरे जी। फादर काफी लिबरल से थे, तो वो मन में रख के भी कभी कभार इजहार कर देते थे कि बेटा क्या कर रहे हो, ये उससे ज्यादा कुछ नहीं। जी। बट आई एम श्योर कहीं ना कहीं उससे कहीं ज्यादा पूरे घर में इस तरह की बातचीत, और उनमें कम तो भाइयों में ज्यादा, जो बड़े थे, ज्यादा इस तरह की बातचीत रही होगी, मैं ये मानता हूँ, जो बाद में बड़ी मुखर भी हो गई। भाई यहाँ इस तरह से कि भाई ठीक है भाई, जो ही जिंदगी बर्बाद करनी तो करो, फिर हमारा तुम्हें जी। तो कोई मतलब ही नहीं घर से, घर की ओ। परेशानियों से, घर की जिम्मेदारियों से। क्योंकि मैं एक बिजनेस फैमिली से आता हूँ, तो वहाँ बिजनेस में तो ये क्या होता है, अगर अच्छा खासा चलता हुआ ठीक बिजनेस है तो जितने लोग हों उतने कम। जी। आप बाहर के एम्प्लॉयज को बहुत रखते हैं, मगर अपने घर के लोग जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा अच्छा रहता है। स्ट्रांग होंगे। तो वो एक बड़ा क्लियर हो गया था, भाई इनको तो कोई मतलब है नहीं घर की जिम्मेदारियों से, अब ठीक है आपको जो करना है कीजिए। जी। जी। और वही अब मेरे से उन्हें भी तो नहीं पता रहा होगा कि एक समय के बाद आप इस तरह से जाने माने अभिनेता बनेंगे। उस समय तो यही लगता है कि हाँ, बर्बाद होने जा रहे हो तो बर्बाद होने जा जाओ। रहा। हाँ। अब हम जानना चाहते हैं कि आपने कहा एनएसडी की ओर मुड़ गए, तो एनएसडी में जब पहुंचे तो बहुत सारे कलाकारों से मुलाकात हुई होगी, आपके साथ के लोग हाँ, जो मेरे थे। साथ के बहुत से लोग आप आज जी। बहुत बड़े बड़े नाम हैं। जी। जी। जैसे नसीरुद्दीन शाह मेरे एक साल जूनियर थे। जी। तो जी। एक तरह से कंटेम्प्रेरी हम लोग, क्योंकि 3 साल का कोर्स होता है, तो एक साल ऊपर वाले एक साल नीचे वाले सब एक तरह से इकट्ठे ही एक ही ग्रुप के हो जाते हैं। इसी तरह से ओमपुरी भी उसी बैच के थे जो नसीर के बैच के थे और मुझसे एक साल जूनियर थे। मेरे अपने क्लास फेलोज थे, जिनमें से 2 लोग तो वहाँ के एनएसडी के डायरेक्टर रह चुके हैं, अब दोनों रिटायर्ड हैं। जी। एक कीर्ति जैन मैडम और एक देवेंद्र राज अंकुर, वो दोनों वहाँ के डायरेक्टर बनने के बाद वहां से रिटायर हुए। और बहुत सारे एक्टर्स कितने आप जानती हैं, अब तो एनएसडी के उसी दौर से जी लगातार बिल्कुल। जो है, जैसे हमारे 2 साल पीछे शायद हमारे
पंकज कपूर थे, रंजीत कपूर थे, इस तरह से पूरी की पूरी एक लिस्ट है जी जो बड़े बड़े आज काम कर रहे हैं, बहुत जी। अच्छे अच्छे काम हैं। तो तो एनएसडी की इसमें मैं समझता हूँ बहुत बड़ी, ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि उसकी कितनी बड़ी देन है, खासकर उस दौर की जिस समय इब्राहिम अल काजी साहब हमारे डायरेक्टर थे, उन्होंने ये क्रिएट की जो आज भी अब तक फॉलो कर रहे हैं जी और लगातार अच्छे एक्टर्स वहां से आ रहे हैं। जी। तो उन दिनों की कोई यादगार घटना आप साझा करना चाहेंगे? नाटक सीखने की प्रक्रिया होती थी, दौर था, या कोई कालजयी नाटक जब स्टेज पर किया हो नहीं, लोगों मैंने के? किए बहुत सारे। फर्स्ट ईयर में ही मुझे बड़े अच्छे अच्छे नाटक और वो करने को मिले, रोल करने को मिले। अगर याद हो तो बताएं। हाँ, उनमें से एक नाटक तो मुझे याद पड़ता है, स्कंदगुप्त नाटक था। जी एक चौक सर्कल खड़िया का घेरा के नाम से ब्रेख्त का बड़ा मशहूर नाटक है, वो था। लेकिन साथ साथ एक बड़ी घटना मेरे साथ ये हुई थी जी कि फर्स्ट ईयर पास करने के बाद उन्होंने मुझे स्पेशलाइजेशन के लिए एक्टिंग में भेज दिया था। हमारे यहाँ पहला साल जनरल होता है, बाद में वो खुद तय करते हैं कौन बच्चा किस विधा में ज्यादा उसकी रुचि है या उसको बिलोंग करता है, उसकी एप्टीट्यूड वो वाला है। जी हुआ ये कि मैं एक्टिंग में पास होके आ भी गया, एक्टिंग करता भी था, बट मैं बड़ा शाई सा लड़का था। मैं अपनी बात कभी भी ठीक से कह नहीं पाता था, हालांकि रोल मिलते थे करता था, बट उसके बाद भी अदरवाइज मैं बड़ा गुमसुम सा, चुप, जैसे शांत। कंफ्यूज सा रहता था। अपनी बात को कहने की वो नहीं थी। तो नतीजा ये हुआ कि फर्स्ट ईयर से जब मुझे सेकंड ईयर में भेजा गया तो मेरी परफॉर्मेंस फाइनल में एज एन एक्टर बहुत अच्छी नहीं थी। हालांकि मुझे सेकंड ईयर में भेज दिया गया तो मैं मुझसे बहुत अपने अंदर ही अंदर बहुत परेशान था। तो मैं उस समय के डायरेक्टर अलकाजी साहब के पास चला गया कि साहब मैं तो खुश नहीं हूँ अपने आप से, और मुझे लगता है मेरे अंदर एक्टिंग की कैपेबिलिटीज नहीं है, जो मैं करना चाहता हूँ वो कर नहीं पाता एक्चुअली जी मंच पे जब जाता हूँ मैं। और मुझे लगता है दूसरे मेरे मुकाबले में सारे जो एक्टर्स हैं वो ज्यादा आसानी से वो सब कर पा रहे हैं। मैं कुछ, मुझे रोकता है, झिझकता है मेरा। जी तो मैं इसको सेकंड ईयर को दोबारा करना चाहता हूँ और मैं एक्टिंग छोड़ करके मैं डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ। जी तो ये एक बहुत बड़ी सी घटना है जिस पर काफी प्रतिक्रियाएं हुई, बोले हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मैंने कहा सर मेरे को तो करना है, अब आप देख लीजिए क्या करना चाहते हैं। मेरे को कुछ उनको लगा, जो भी लगा, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। आप किस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं और आप दोबारा सेकंड ईयर कर लीजिए। तो वो एक मेजर मतलब है जिसको मैं भूल ही नहीं सकता। मैं डायरेक्शन में चला गया और डायरेक्शन में पास करने के बाद मेरी समझ में एक्टिंग आने लगी, एक्टिंग होती क्या है। एज एन एक्टर डायरेक्टली मैं नहीं सीख पाया, किसी ने मुझे एक्टिंग सिखाई, और मुझे लगता है वो बड़ा सेंसिटिव मामला है। बल्कि अब तो मुझे ऐसा लगने लगा एक्टिंग की जो टीचिंग है वो 1-to-1 ही हो सकती है शायद। उसको एक जनरल से कोई जो क्लासेस के उसके मेथड से कुछ सिखाए जाते हैं, समहाउ मैं उसको आज भी मुझे लगने, अब तो और क्लियर हूं कि ये सब कुछ मायने नहीं रखता, वो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। मतलब मैं जी एक्टर जी बना हूं, डायरेक्टर बनने के बाद डायरेक्शन करनी पड़ी मुझे अपने अंदर के एक्टर को निकालने के लिए। और शुरुआत मेरे जीवन की कैरियर जो है वो एज ए डायरेक्टर ही रही है नाटक के अंदर। कला के क्षेत्र में ये तो बहुत ज़रूरी है कि खुद के भीतर क्या है, चाहे वो एक्टिंग की दुनिया हो चाहे संगीत की दुनिया हो, जब उसके भीतर कला होती है तभी वो आगे बढ़ पाता है। तो उदाहरण आप सामने बैठे हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि मुंबई आने का फैसला कैसे किया आपने? किसी ने, कोई दोस्त मित्र या खुद आ गए? आपको ताज्जुब होगा, एनएसडी से बम्बई आने वालों में शायद मैं सबसे बाद का, सबसे बहुत ज्यादा बड़े गैप के बाद मैंने ये फैसला किया। जी 72 में मैंने पास किया था और मैं 85 में बम्बई आया, 13 बरस के बाद। आज तो डायरेक्टली 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने या विद इन 3rd मंथ जी बच्चे यहाँ आ जाते हैं, हाँ। क्योंकि करियर दिखने लगा है। जिस तरह की मेरा व्यक्तित्व था, एक तो मैं डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहा था, और दूसरा मुझे छोटे शहर से आने वाले लोगों के लिए बम्बई नाम ही अपने आप में डराता था। बम्बई में, अरे बाप रे, इच्छा अंदर है तब भी आप कहें किससे मन की बात, और खुद को ही लग रहा है कि नहीं नहीं, ऐसा सोचना भी ठीक नहीं है, प्रैक्टिकल गलत नहीं होगा, है। बहुत गड़बड़ होगा। जी कहाँ कहाँ क्या बात कर रहे हो यार, तुम बम्बई आओ। जी जी खुद से अपनी बातचीत इस तरह की चलती हाँ, रहती हाँ, थी। हाँ। तो यही सब कारण के रहते, घर के कुछ हालात ये वो, तो मैं नहीं आया। अब आया कैसे? एक टाइम ऐसा था जब मैं पानीपत को बिलोंग करता हूँ, हरियाणा में, जो दिल्ली से तकरीबन 2 घंटे की दूरी पर है। एक टाइम ऐसा था कि मेरी शादी भी हो चुकी थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी हो गए थे। पानीपत रहता था और दिल्ली रोज आता जाता था नाटक करने के लिए। तो मेरे जीवन के तकरीबन 5-5.5 घंटे, 2 घंटे तो वैसे ही ट्रैवल है, फिर लोकल ट्रैवल है, बाद का है, सब मिला के मेरे इसमें जा रहे थे। तो थोड़ा सा वो
समय ना तो परिवार को मेरे मिल रहा था, ना मेरे भी काम आ रहा था, वो तो ट्रेवलिंग में जा रहा था। जब आप लगातार उस तरह की चीज को 2-1 साल करते रहें, और काम उस तरह के नहीं है जो आप मजबूरी में करते हैं, आप नौकरी कर रहे हैं तो आपकी धीरे धीरे आप उसको अपना रूटीन बना लेते हैं। जो जी। आपके शौक के काम होते हैं, उस तरह के कामों में जब इस तरह का रूटीन होने लगे, तो कहीं कभी ना कभी तो ख्याल आता ही है कि आप थक रहे हैं, या तो बहुत ज्यादा हो रहा है, कैसे किया जाए। तो बस अच्छा चलिए दिल्ली शिफ्ट कर लेते हैं परिवार को लेकर के। वो दिल्ली शिफ्ट करने की बात सोच कर लगा, फिर दिल्ली ही क्या, उसमें कोई नाटक की दुनिया में सब लोग जानते हैं, खासकर उस समय तो जी। जी। किसी भी किस्म का कोई रोजगार या रोजी रोटी का उसके अंदर कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। जी। जी। तो कब तक ऐसे चलता रहेगा? आप सिर्फ शौक के लिए काम कर रहे हैं, जी। एक पैसा भी कमा नहीं रहे हैं, बल्कि अपनी जेब से आप खर्च भी लगा कर रहे रहे हैं, जिंदा रहने के लिए और आने जाने के लिए, या नाटक करने के लिए। तो उस प्रोसेस के अंदर कुछ अचानक ही एक प्रोग्राम बन गया, चलिए हम लोग करना तो यही है। तब तक मैं भी अपने आप को जान चुका था, मैं जीवन में और कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे लिए यही है, मैं कुछ बड़ा इसमें कर पाऊँ, नाम कमा पाऊँ, बहुत पैसा कमा पाऊँ, वो हो ना हो ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मेरे लिए जीवन में और कुछ नहीं है, ये मैं समझ चुका था। जी। जी। मैं किसी चीज के लायक नहीं हूँ, ना करना चाहता हूँ, ना मेरा कोई ड्रीम है। तो उसमें मैंने एक फैसला किया बीवी के साथ मिलकर कि चलिए हम लोग बम्बई शिफ्ट कर जाते हैं। जी। और इस तरह से मैं एक रोज बाकायदा बीवी बच्चियों को साथ लेकर बम्बई चला आया। जी। चलिए, तो ये मुंबई आने की आपकी ये याद। राजेंद्र जी, हम गाने से पहले आपसे आपके करियर की बातें करना चाहते थे, लेकिन आपने जिक्र किया शादी का, कि शादी हुई और सपरिवार आप मुंबई आ गए। तो हमने कहीं सुना कि शादी हुई, उसके लिए भी कोई विरोध हुआ आपके घर में, तो वो क्या किस्सा है? हमारे श्रोताओं को बताइए। हाँ, विरोध वो तो कहाँ? उसी तरह का हुआ जिस तरह का, मतलब मैंने बताया ना, मेरे घर में बहुत जी। लाउड वो विरोध टाइप की चीजें जी। होती नहीं थी। अब हमारे पिताजी बहुत जी। शांत और थोड़े रैशनल जी। किस्म के आदमी थे, जी। और थोड़ा सा उनका भी अंदर से कुछ म्यूजिक और लिटरेचर, उपन्यास वगैरह बड़े पढ़ते थे वो, तो ध्यान उनका कहीं ना कहीं प्योर बिजनेसमैन ना होकर एक उनका हिस्सा जी। जी। इस तरफ था, तो इसलिए आप विरोध वो नहीं हो नाम भी बता दें अपनी शरीके हयात का, तो हमारे। वो है वीना जी। डंडेल। मेरी पत्नी मतलब हमारी कम्युनिटी से नहीं है, और एक तरह से हमारा इंटर कह सकते रिलीजन, हैं गंधर्व विवाह था, मतलब अंतरधर्म विवाह, हाँ। इंटर रिलीजन, क्रिश्चियन है वो वो। क्रिश्चियन है। तो हम लोगों ने मतलब भाग कर कहिए, बिना ना उनके घर वालों को पता था, कुछ ऐसे हालात थे कि कुछ फायदा नहीं होगा उनके घर वालों को इन्वॉल्व करेंगे, वो भी ना कर दिया था उन्होंने। मेरे घर वालों तो मानने का सवाल ही नहीं था अपनी जी। मर्जी जी। से। हाँ, इतना जरूर था, तब तक उनको पता लग गया था ये जो करे, अब क्या है भाई, कुछ को कहे तो कुछ सेक्टर इतना बड़ा है, जो मर्जी करे। तो हम लोगों ने 2-3 दोस्तों को मैंने इकट्ठा करके एक मंदिर में जाकर शादी कर ली है। उसके बाद फिर उनको बताया घर वालों को हमने, उन्होंने अपने ढंग से वापस हमारी आर्य समाजी ढंग से एक शादी करवा दी, अपनी उनकी समाज और सोसाइटी में इस बात को एक्सेप्ट बताने के लिए। जी। 1 महीने बाद हम वीना के घर वालों के पास आए, उनके ससुराल गए, वो गांव में, उज्जैन के पास एक गांव है छोटा, ढाबला, वहां गए। उन्होंने पादरी को बुला के हमारी एक क्रिश्चियन मैरिज फिर करवा दी है। जी। जी। तो इस तरह से, और मेरे ब्रदर बिजनेसमैन लोग हैं, तो उन्होंने कोर्ट में ले जाकर हम लोगों का एफिडेविट दिलवाकर दोनों सा और एक पक्का कर दिया। तो एक तरह से 4 हमारी कर दी गई। भैया तोड़ो तो कितनी तोड़ोगे? मतलब बढ़िया है ये कि 4 तरीके से शादी के बंधन में, बांध शादी दिया के गया। सूत्र में बंधे। अब करो क्या करोगे? तो ये एक मजेदार तो हमारे ये साथ। बहुत ही दिलचस्प किस्सा आपने बताया। अब हम आपके करियर के बारे में छलांग लगाना चाहते हैं। वो सीरियल्स के दिन को याद कीजिए, जो दूरदर्शन का जमाना था, और कहाँ गए वो लोग। सीरियल था श्याम बेनेगल का सीरियल यात्रा, या फिर भारत एक खोज। जी जी। ये वो दौर था जब लोग सारे काम मुलतवी करके दूरदर्शन के सामने बैठकर देखा बिल्कुल, करते बिल्कुल। थे। मैं उस तरह से बड़ा सोचता हूँ, बड़ा सौभाग्यशाली रहा, या मेरी टाइमिंग बम्बई आने की बड़ी इत्तेफाक से बड़ी सूट कर गई मुझे, जी। खासकर सीरियल्स के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो। नया नया
कमर्शियल टीवी शुरू हुआ था, इन द सेंस के दूरदर्शन के ही कार्यक्रमों में कमर्शियल टाइम दिया जाने लगा था, जिसमें लोग बनाते थे। हम लोग शुरू हो चुका था। तो मैं जब आया यहाँ पर, हम लोग तो दिल्ली में बनता था, तो बम्बई तो कमर्शियल नगरी है, यहाँ तो वो शुरू होना ही था। देखा देखी यहाँ बहुत सारे सीरियल शुरू हो गए थे बनने, टीवी पर भी आने शुरू हो गए थे। ब्लैक एंड व्हाइट का दौर था। उस समय आने के 2-3 महीने बाद ही, मुझे लगता है मैं जून में आया था और अगस्त में ही मैंने एक शूटिंग की थी, जुलाई अगस्त, मतलब दूसरे महीने बाद ही। एक कहानी नाम का एक सीरियल बना करता था, जिसमें मंजू सिंह एक प्रोड्यूसर थी और उस सीरीज के या उस कहानी के डायरेक्टर थे अपने मशहूर विनोद पांडे डायरेक्टर साहब, जो फिर भी जिन्होंने बनाई थी। उन्होंने एक कहानी बनाई श्रीकांत वर्मा की, जिसका नाम था बॉस। उस कहानी में मुझे वो मेन रोल उन्होंने दे दिया। तो इस तरह से मेरा शुरू हुआ। उसके कुछ दिन बाद ही मुझे बासु चटर्जी, एक सीरियल उन दिनों काफी मशहूर था उनका, चल रहा था रजनी नाम का, उसमें मुझसे उन्होंने 3-4 एपिसोड्स करा लिए। इस तरह से एक अपने आप ही एक चेन सी विद इन 2-3 मंथ्स ये बन गई और काम करने लगा। साथ साथ थोड़ी सी उन दिनों तक थोड़ी सी अच्छी फिल्में, जिनको एनएफडीसी प्रोड्यूस किया करता था, तो सुधीर मिश्रा अपनी पहली फिल्म बना रहे थे, ये वो मंजिल तो नहीं, उसमें उन्होंने ले लिया। श्याम बेनेगल साहब का यात्रा मिल गया। फिर अनिल चौधरी हमारे एनएसडी के हमारे जूनियर थे, उन्होंने बनाया कबीर, उसमें एक बहुत अच्छा रोल मुझे मिला। इस तरह से वो एक कुंदन शाह के, उन्होंने ये बना रहे थे, इनका चल रहा था, बड़ा हिट सीरियल था। फिर वो नुक्कड़ और सईद अख्तर मिर्जा, जी 3 लोगों की कंपनी थी, सईद मिर्जा, अजीज मिर्जा और कुंदन शाह। इनका दोनों बड़े डायरेक्टर थे, कुंदन शाह, सईद मिर्जा। इनकी कई फिल्में बन चुकी थी और कुंदन शाह की वो कमर्शियल हिट भी हो गई थी, जाने भी दो यारो। तो इनकी कंपनी ने बनाया और सीरियल बड़ा हिट हो गया। तो उस सीरियल के एंड में एक 4-5 एपिसोड्स का एक कैरेक्टर वो मेरे लिए लेकर आए। फिर उन्होंने अपना नया सीरियल बनाया इंतजार, उसमें मेन रोल ही मुझे दे दिया उन्होंने पूरा। तो इस तरह से इन लोगों के साथ मेरी, और वो दौर था जहाँ इतना अच्छा काम होता था कि आज भी वो सारे सीरियल्स याद रहते हैं आपको। दोबारा सामने आए तो आप देखने लग जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो सब्जेक्ट्स थे वो लिटरेचर से लिए गए थे, अच्छी कहानियों से लिए गए थे। तो सबके सब बड़ा कंटेंट बेस्ड उस तरह का काम होता था। 3-3 दिन में एक 20 मिनट का 22 मिनट का एक सीरियल बनता था। 13 एपिसोड के सीरियल होते थे। तो बहुत तरह तरह का वेरिड काम करने का मुझे मौका मिला और अलग अलग रोल, और काफी नाम होने लगा। ये 4-5 साल के अंदर ही 93 या 92 में शायद एक पहली इंडिया में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड शुरू हुई, जिसके अंदर मेरा नाम मैक्सिमम नंबर ऑफ रोल्स करने के लिए उन्होंने दर्ज किया। उस समय तक सबसे ज्यादा सीरियल आपके नाम है जी। क्योंकि मैंने क्या, ये जैसे इंतजार सीरियल, ये तो लंबे चलने वाले एक रेगुलर रोल, उनसे जिनसे पहचान बढ़ती गई। मगर साथ साथ हर कहानी छोटी छोटी, चाहे वो कथा सागर है, दर्पण है, या एक कहानी है, या इस तरह के बेस्ट सेलर बहुत बनते थे, उन सब में अलग अलग तरह की बार बार अलग कहानियां करना और रोल करना, अलग अलग किस्म के रोल करना। तो एक तरह से ना तो कोई इंडिविजुअल इमेज एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की बनी, और अलग अलग रोल मिलते रहे, तो बहुत ज्यादा उसकी वो रेंज भी बनती गई। ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहा होगा वो। और हमें याद है कि वो सीरियल का दौर ऐसा था, कहाँ गए वो लोग, और आपने जिक्र किया जो कहानी का जिक्र किया, तो हम लोग पढ़ाई के दौरान कभी इम्तिहान की वजह से जब सीरियल छूटते थे तो हम लोग अपने सहेलियों से पूछते थे कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। तब रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं थी, तो इस तरह से आकर्षक लगते थे वो सीरियल, वो दौर था। तो हमें बताइए कि वो जो दौर था सीरियल्स का, फिर अचानक टीवी चैनल्स के जैसे कई चैनल्स आ गए टेलीविजन पर, और सीरियल्स के धारावाहिकों के सैलाब आ गए। तो ऐसे में कितना मुश्किल होता था फिर आपको रोल करना और अपने को स्थापित किए रहना? नहीं, उसमें ये स्वीकार करना ही पड़ेगा कि वो बहुत ज्यादा भीड़ में फिर पहचान बनाना आपकी, हालांकि मेरी पहचान बन चुकी थी जी, पहचान को मेरी तो बन चुकी थी तो काफी जगह से। लेकिन क्या होता है, आप जब पहले से काफी काम कर रहे हैं तो नए चैनल्स जो होते हैं या नए प्रोग्राम वाले, वो कई बार ये भी सोचते हैं बड़ा जाना पहचाना चेहरा है, ये तो बहुत ओवर एक्सपोज्ड है, तो वो आपको थोड़ा अवॉइड करते हैं। दूसरा, आप एक अपेक्षा भी करते हैं कि भाई अब तक मुझे तो मेरी फीस इतनी हो गई है, इतना मुझे मिलना चाहिए, तो वो आपको
वो देने को तैयार नहीं होते आपकी प्राइस। तो उस लेवल पर हो सकता है कि समय समय पर किसी को ये लगे कि भाई मेरी जरूरत या उतना मुझे वो काम नहीं दे रहे हैं। तो प्राइवेट चैनल्स का काम मुझे कंपैरेटिवली जब ये शुरू हो गई थी उसमें काफी देर बाद इन लोगों ने मुझे काम देना शुरू किया। जी। फिर दूरदर्शन पे मेरा एक बहुत बड़ा धारावाहिक बहुत बड़ा हिट हो गया था, जो उसी दौर में था जब वो साथ साथ प्राइवेट चैनल शुरू हो रहे थे, और वो धारावाहिक था मेरा चंद्रकांता। चंद्रकांता में पंडित जगन्नाथ बहुत पॉपुलर थे, और प्रोड्यूसर्स और राइटर्स को शायद ये लग रहा था कि ये कैरेक्टर बहुत पॉपुलर हो गया है, तो उन्होंने उसका एक नेगेटिव वर्जन भी क्रिएट कर दिया। एक शनि नाम के कैरेक्टर को ले आए जो नेगेटिव था, जो उसका भाई ही था पंडित जगन्नाथ का। तो उधर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया मैं, और बिजी भी हो गया। मैंने भी इधर ज्यादा प्राइवेट चैनल्स की तरफ ध्यान नहीं दिया, उधर वो भी। तो वो एक ऐसी स्थिति हो गई, हमसे जाया ना गया, उनसे बुलाया ना गया, फासला प्यार में दोनों से निभाया ना। क्या बात है। हालांकि अभी जब हम लोगों ने देखना शुरू किया सीरियल नियमित रूप से प्राइवेट चैनल्स पे, तो हमें याद आ रहा है बालिका वधू में कुछ नेगेटिव किरदार था, और जब आप पर्दे पर आते थे तो हम लोग कहते थे अरे कहाँ से आ गए। तो ये आपकी सफलता है। फिर और धर्मवीर भारती की कहानियों का जो वाचन किया था आपने, जहाँ तक याद आ रहा है, तो वो हम सब के लिए बहुत ही दिलचस्प रहा। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं इस संदर्भ में कोई। नहीं, वो आपने उसकी बात छेड़ी, बालिका वधू की। बहुत अच्छा सीरियल था वो, और मैं खुद उसको देखा करता था, बहुत पसंद करता था कि क्या कमाल का। और खासकर क्या होता है, बहुत कमाल का कोई एक्टर होता है ना, तो बात अपने आप में कुछ और हो जाती है। और सुरेखा सिकरी मेरे हिसाब से कुछ ऐसी एक्ट्रेस हैं कि वो जब होती हैं पर्दे पर, तो आप बाकी कुछ नहीं भी है तो सब कुछ को आप देखने लगते हैं उसके बाद, क्योंकि जिसका इतना अनुभव हो और इतना ज्यादा मेहनती हो और अपने काम को लेकर इतनी डेडिकेशन जिस आदमी या औरत के पास हो, तो वो काम अपने आप में, जैसे होता है ना, पर्दा फाड़ के उसका काम बोलता है। वो सीरियल वो था। और उसके अंदर जब ये ऑफर आई मेरे पास, जिस प्रोजेक्ट की आप फैन हैं, उसमें जब ऑफर आए, और वो भी एक ऐसे रोल की जिसमें वाकई आपको भी अपने काम करने का एक चुनौतीपूर्ण मौका मिले, तो आप स्वाभाविक हाँ कर देंगे। तो मुझे बड़ा मजा आया वो करने में। तो बहरहाल हम सबको बड़ा अच्छा लगा था वो देखते हुए। राजेंद्र जी, अब हम आपकी फिल्मों का भी जिक्र करना चाहेंगे। लगान आपकी एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म रही है, तो आमिर खान, आशुतोष गवारीकर, इन लोगों से जुड़ी हुई कोई यादगार घटना बताना चाहेंगे? अपनी एक्टिंग से जुड़ी हुई कोई बात। आप एक सीनियर कलाकार बन चुके थे और ये आपसे जूनियर, कैसा अनुभव था? एक्टिंग से जुड़ा हो तो कुछ खास ऐसा मुझे याद नहीं आता कोई इंसिडेंट हुआ हो, मगर अपने आप में लगान मेरे जीवन की कभी ना भूलने वाली एक यादगार, बड़ी पॉजिटिवली ऐसी याद है, जो मुझे लगता था अच्छा ऐसा भी होता है। बहुत ही पॉजिटिव वहाँ का माहौल था, बहुत ध्यान से, बहुत आराम से, बहुत पेशेंस के साथ, बहुत डिटेल में काम हो रहा था। ये तो रहा पूरा डायरेक्शन का और उसका क्रिएटिव का अनुभव। उसके अलावा एक प्रोडक्शन का अनुभव होता है, जो पहली बार कम से कम मेरे अपने अनुभव में, उतने ज्यादा फिल्मों के मेरे अनुभव नहीं है जितने टेलीविजन के हैं, क्योंकि मैं लगातार शायद टेलीविजन करता था। ये भी था कि मैं कभी किसी के पास काम मांगने नहीं गया, मुझे आता नहीं काम मांगना, कभी भी नहीं गया जिस दिन से बंबई आया था मैं। ये भी एक कारण था। दूसरा, मैं लगातार इतना बिजी रहता था टेलीविजन में कि उनको लगता था बड़ा ओवर एक्सपोज्ड एक्टर है, इसको फिल्मों में शायद उनके ये सोच जो मुझे सुनने में आती थी। अंदर तो किसी के मन में क्या है नहीं आपको पता होता। जो भी, प्लस तीसरा एक और था, मैंने जो फिल्में इस बीच में काफी की थी मैंने टेलीविजन करते हुए, बट एक तरह से वो जो ए ग्रेड की कोई फिल्म नहीं आई थी, सब बी ग्रेड की थी। अब वो क्या होता है, बी और सी ग्रेड की फिल्मों के अंदर चल गई तो हो गया नाम आपका भी, और नहीं तो आई गई, पता ही नहीं चला है, चाहे आपका कितना भी इंपॉर्टेंट रोल हो। ये भी हुआ। खैर, तो लगान अपने आप में इस सब से हटकर एक बड़ा पॉजिटिव एक अनुभव था। प्रोड्यूसर भी इतना पेशेंस के साथ, इतने बेस्ट इंतजामात उन्होंने मुहैया कराए थे आमिर खान साहब ने, और पूरा उनका बिहेवियर हर एक के साथ एज ए को एक्टर, एज ए प्रोड्यूसर तो डायरेक्टली वो नहीं थे पिक्चर में सामने, उनकी पत्नी थी, तो उन्होंने संभाल रखा था मोर्चा। मगर फिर भी वहाँ किसी किस्म की किसी एक्टर को कभी, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े को कभी कोई शिकायत नहीं थी प्रोड्यूसर से, बल्कि ये था कि कमाल है भाई, ऐसे भी लोग हैं कि आपके लिए अपना काम करने आए हैं, तो एक्टर्स का और सबका मन होता था आप अपना भी ज्यादा से ज्यादा सहयोग मैं दे सकूं। इस मामले में वो बहुत यादगार एक मेरा अनुभव है, जिसे मैं कभी नहीं भुला सकता, और सोचता हूं कि सब प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स
उसी तरह से अगर एक्टर्स को वो माहौल दें तो एक्टर कितना अपना बेहतर काम और कर पाएगा, क्योंकि आप मेंटली अगर रिलैक्स्ड हैं, खुल के हैं, तो सारा ध्यान आपका काम पे ही है। जी जी बिल्कुल। राजेंद्र जी, हम आपकी और कुछ फिल्मों का जिक्र करना चाहेंगे। बाद की फिल्मों का तनु वेड्स मनु है, फिर उसके पहले मिशन कश्मीर है, गुरु, और जी इनमें ये से आप बताइए कौन हाँ, सी आपके दिल के करीब। मिशन कश्मीर में बहुत छोटा सा कैमियो था मगर बहुत पसंद आया था लोगों को। मैं शायद किसी ऑफिसर का या सेक्रेटरी का रोल कर रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा, जी बट वो 1 या 2 सीन थे मेरे अपने उनके साथ, संजय दत्त के साथ, जी हाँ, मगर बहुत प्यार से उन्होंने बेहतरीन। किया था, विनोद चोपड़ा साहब ने। जी जी, विनोद चोपड़ा उसके विधु डायरेक्टर विनोद थे चोपड़ा ने, और जी हाँ। बड़ा मजा आया था, बड़ी इज्जत संजय साहब की मैं आज तक याद कर रहा हूँ। मेरा फिल्मों में ऐसी कोई जगह नहीं थी, मगर जितनी इज्जत उन्होंने मुझे दी थी शूटिंग करते हुए, तो लगा अरे मतलब ये क्या है, जी हु जी एम आई, बट बहुत पॉजिटिव वो एक था जी। अनुभव। मैं जिक्र करना चाहता हूँ मणिरत्नम के साथ काम गुरु, करना। गुरु गुरु फिल्म। कमाल के डायरेक्टर है, एक तरह का क्या वो जादू सा क्रिएट करते हैं कैरेक्टर्स को, और कितना डिटेल में वो काम करते हैं, वो कभी आप भूल नहीं सकते। उसमें मैंने जो हीरो थे अपने अभिषेक बच्चन, उनके फादर का रोल किया था। स्कूल मास्टर होता है, किस तरह से अपने बच्चे को वो डांटता रहता है, बच्चा सुनता नहीं, लेकिन वो तो अपने ट्रिप पर है ना बच्चा तो। और बाप का ज्यादा उन्होंने नहीं दिखाया था, लेकिन शुरू का बचपन का दिखाया था, और उसके बाद एक समय में और दिखाया था जब उसकी शादी हो जाती है और वो ट्रेन से जा रहे हैं अपनी पत्नी को लेकर के, तब के बाप इमोशनल लेवल पर, चाहे बाप को उसके तरीके पसंद नहीं थे, लेकिन अंदर से वो कितना उसके साथ अटैच था, और जिस तरह से वो पिक्चराइज करते थे, जी, लोकेशंस का ढूंढना उनका, सीन भव्य की भव्य डिटेलिंग में सीन, जी भव्य एक वो होता जी था, और टच भी करता था और सुंदर तो दिखता ही था, वो दोनों चीजों का एक। और फिर इतनी डिटेल में वहां पर, प्लस उनका डायरेक्शन, जिस तरह से वो आपसे बात करते थे, बाकी एक्टर्स के साथ जिस तरह से काम को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट। जी जी और उनके लिए कोई मतलब नहीं है कौन कोई बड़ा स्टार है कोई छोटा एक्टर है। हमने तो ऐसी ही ट्रेनिंग पाई है कि थिएटर का जो डायरेक्टर है या फिल्म का भी कोई डायरेक्टर है, ही इज द हेड, और उसके लिए उस समय आप उसके लिए एक सब्जेक्ट हैं। अपनी जिंदगी में बहुत बड़े स्टार हैं या नहीं, वो उस समय तो आप उसके एक एक्टर हैं। बिल्कुल। एंड द वे ही वाज ट्रीटिंग एवरीवन, चाहे वो बिगेस्ट कोई स्टार है चाहे कोई हम है, इट वाज इक्वल, बिकॉज काम को लेकर वो इतने परफेक्शनिस्ट हैं। वो जी अपने आप में यादगार एक मेरा अनुभव है। जी तन्नू वेड्स मन्नू की आप बात करें, ये तो अपने आप में एक अलग ही अनुभव था। पिता का प्योर रोल। डायरेक्टर्स फिल्म, जी। प्योर डायरेक्टर और राइटर्स, उन दोनों का कमाल का एक मिश्रण मैंने देखा आनंद रॉय में, और कैसे छोटे छोटे मोमेंट्स को कैसे उसी समय कैसे क्रिएट करते थे, वो कमाल का था। लविंग बड़ा एटमॉस्फेयर था, वेरी सॉफ्ट डायरेक्टर, बहुत बढ़िया वो। मगर इतनी बड़ी हिट हो जाएगी ये हमें नहीं पता था। मजा आता था उसके साथ काम करके, सेकंड टाइम बनाई तब भी मजा आया। राजेंद्र जी, आपकी शख्सियत का एक पहलू है लिखने पढ़ने का है, साहित्य से भी जुड़ते हैं आप, और हम आपको टेलीविजन के स्क्रीन पर, फिल्मी पर्दे पर देखते हैं, साथ में मंच पर भी देखते हैं, तो इतने सारे किरदार आप निभाते हैं, और अक्सर कविताओं का पाठ करते हैं, ऑडियो वीडियो भी तैयार करते हैं खुद ही। तो हम चाहते हैं हमारे श्रोताओं के लिए आप यहाँ पर कुछ पेश करें। एक्चुअली कहानी और कविता का पाठ करना मेरे जो नाटक की मेरी जर्नी है उसी का हिस्सा है, बल्कि साहित्य से भी जुड़ाव मेरा नाटक के कारण ही हुआ। मैं अदरवाइज साहित्य का स्टूडेंट कभी नहीं रहा, जी मगर अब धीरे धीरे पाता हूँ कि मेरा बहुत ज्यादा झुकाव इस तरफ होता जा रहा है। मुझे बहुत मजा आता है, अच्छी कहानियां, अच्छी कविताएं वो पढ़ने में तो मुझे बहुत मजा आता है, जो जिंदगी से भी जुड़ती हूँ, हमारे समय से भी जुड़ती हूँ, आज के माहौल से भी जुड़ती हूँ, आम आदमी के दुख सुखों को व्यक्त करती हुई कविताएं। तो मैं आपको छोटी सी कविता सुना सकता हूँ। इस कविता का शीर्षक है जात। लाल सिंह दिल की कविता है कि मुझे प्यार करने वाली पराई जात कुड़िए, हमारे सगे मुर्दे भी एक जगह नहीं जलाते। क्या बात है, अद्भुत कविता आपने हमारे श्रोताओं के लिए प्रस्तुत की। अपने श्रोताओं को बता दें कि इस तरह से आप लगातार ऑडियो वीडियो पेश करते रहते हैं और हमेशा व्यस्त रहते हैं। आपको देखकर हमें प्रेरणा मिलती है काम की। और अब अपनी ओर से सर राजेंद्र जी, आप हमारे तमाम श्रोताओं को, खास तौर से उन श्रोताओं के लिए जो एक्टिंग के फील्ड में आना चाहते हैं, कुछ कहिए, क्या तैयारी करें? मुझे लगता है सबसे पहले तो, अब तो खैर मेरे समय में उतना नहीं था एक्सपोजर, अब तो बहुत एक्सपोजर है एक्टर्स के लिए, क्योंकि जितना आप दूसरे एक्टर्स को देखेंगे
उतना ही ज्यादा आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। जितना ज्यादा पढ़ेंगे, सबसे पहली चीज तो क्या होती है, एक्टर के पास पहला टूल होता है उसकी अपनी टेक्स्ट स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट तो आपको तब दी जाएगी जब आपको कुछ करने को कहा जाएगा, लेकिन अगर आपको ट्रेनिंग, सेल्फ ट्रेनिंग करनी है तो पहले तो मैक्सिमम नाटकों की, कविताओं की, कहानियों की स्क्रिप्ट्स आपको पढ़नी चाहिए। स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद ओवरऑल अपने आप से हटकर एज एन एक्टर उसको ना देख करके एक बिल्कुल न्यूट्रल पाठक की तरह से आपको उसे समझना चाहिए, उसकी कहानी क्या है और कहानी सिचुएशन क्या है, और फिर उस सिचुएशन और उस कहानी में कौन पात्र कैसे बिहेव कर रहा है, उस पात्र के दूसरे पात्रों से आपस के इंटर रिलेशनशिप क्या है। तब आपको थोड़ा थोड़ा, जब ये सब कुछ आप बिल्कुल एक न्यूट्रल दृष्टि से समझने की कोशिश करेंगे, तो काफी हद तक अगर आप उनमें से फिर किसी एक पात्र को चुन लेते हैं, आपको समझ में आने लगेगा कि किस मानसिकता का आदमी है, किस उम्र का आदमी है, इसके संबंध दूसरों से कैसे हैं और ये कैसे रिएक्ट करता है, सॉफ्ट है या बड़ा एग्रेसिव किस्म का है, या थोड़ा सा एस्केपिस्ट आदमी है जो ज्यादा पड़ता ही नहीं झंझट में किसी के। और वो एक बार क्लैरिटी आ गई तो फिर वो डायलॉग्स काफी हद तक आपको समझ में खुद ही आएगा कि ये ऐसे बोले जाने चाहिए। हवा में किसी एक्टर को नकल करने की कोशिश से कभी मुझे नहीं लगता आप अच्छे एक्टर बन सकते हैं। सही बात। चाहे वो एक्टर कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, क्योंकि आप अंदर से उसको अपना एक्टर को पनपने और निखरने का मौका नहीं दे रहे हैं। और सच कह रहे हैं, एक दर्शक और पाठक के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हमने सुरेंद्र वर्मा का नाटक सूर्य की पहली किरण से अंतिम किरण तक पढ़ा, और जब आपको मंच पर देखा था उसे एक्टिंग के रूप में, तो उसका एक अलग आनंद हमें मिला और वो अलग अनुभव था। और अब सचमुच कह रहे हैं कि बहुत दिलचस्प बातचीत आपसे चल रही है। जी नहीं चाह रहा है कि इस बातचीत पर हम विराम दें, लेकिन घड़ी की ओर हम जब देख रहे हैं तो एक पाबंदी है वक्त की, और इस कार्यक्रम को समेटने का समय आ चुका है। तो तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपका पूरे विविध भारती परिवार की ओर से। नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खुद यहाँ आकर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।